जय हिंद। पिछली क्लास के अंदर आपको फ्री एनर्जी पर जो था वो बात करी थी। एक लास्ट जो प्रूफ कराया था वो था माइनस डेल्टा जी इक्वल टू डब्ल्यू नेट, ये था। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा, हीट ऑफ रिएक्शन। हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की ऊष्मा। हीट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की ऊष्मा। हीट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की ऊष्मा। और करके लिखे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की एंथैल्पी। हीट ऑफ रिएक्शन और करके एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, हिंदी में अभिक्रिया की ऊष्मा या करके अभिक्रिया की एंथैल्पी। पहला वर्ड रिएक्शन है, रिएक्शन को आप हटा दें तो यहाँ पर जब हम डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस की या डिफरेंट टाइप ऑफ हीट ऑफ रिएक्शंस की बात करेंगे, अलग अलग अभिक्रिया की ऊष्मा की बात करेंगे, तो हर बार ये दो वर्ड, एक वर्ड हीट और दूसरा वर्ड एंथैल्पी, जब ये दो वर्ड आएंगे तो उसके हमेशा जो था वो तीन मीनिंग होंगे। हमेशा हीट का मतलब है एब्जॉर्ब हीट। कोई भी दुनिया का काम किया जाए वहां पर किसी प्रोसेस के साथ में अगर हीट वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसके दोनों मीनिंग हो सकते हैं। वो हमें प्रोसेस देखकर ही पता चलेगा। एक मीनिंग हो सकता है एब्जॉर्ब हीट, जो अवशोषित ऊष्मा, जितनी हीट उसने एब्जॉर्ब करी उसका अमाउंट एब्जॉर्ब हीट। दूसरा मतलब हो सकता है उसका इवॉल्व हीट, उत्सर्जित ऊष्मा। और तीसरा हो सकता है चेंज इन हीट। हमेशा तीन मीनिंग होंगे। तो आपको जो यूज करना हो, अगर आपको अननोन है, प्रोसेस नहीं पता कि आपको इवॉल्व हो रहा है या एब्जॉर्ब हो रहा है ना, तो आप कह सकते हैं चेंजेस। चेंजेस पे बात कर सकते हैं। तो कहीं पर भी हीट का मतलब जो है वो क्या है, इस हीट का मतलब तीन मीनिंग है। एक मीनिंग है एब्जॉर्ब हीट, दूसरा मीनिंग है इवॉल्व हीट और तीसरा है चेंज इन हीट। ऊष्मा का मतलब है उत्सर्जित ऊष्मा या फिर अवशोषित ऊष्मा या ऊष्मीय परिवर्तन। ये तीन बातें, और यही इन तीन के लिए आप तीन बातें, इन तीन जो बातें कहीं, एब्जॉर्ब हीट, इवॉल्व हीट या चेंज इन हीट, इन तीनों के लिए एक और वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, चेंज इन एंथैल्पी। आप चाहे हीट जब एब्जॉर्ब होगी तो एंथैल्पी चेंज होगी। एंथैल्पी का मतलब जानते हैं टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी, ऊष्मा या ऊर्जा की कुल मात्रा। जब एब्जॉर्ब होगी तो कुल अमाउंट जो था एनर्जी का वो चेंज होगा, तो एंथैल्पी भी जो था वो चेंज होगी। अगर इवॉल्व की जगह एब्जॉर्ब हुई तब भी जो था वो एंथैल्पी क्या होगी, चेंज। इवॉल्व या एब्जॉर्ब होने पर एंथैल्पी चेंज होगी। इसलिए हम जो था इवॉल्व हीट या एब्जॉर्ब हीट के लिए एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, चेंज इन एंथैल्पी। तो हम ये फोर वर्ड इस्तेमाल करेंगे, एक एंथैल्पी, एक हीट, और इन दोनों का मतलब होगा, एक मतलब होगा एब्जॉर्ब हीट, उत्सर्जित एब्जॉर्ब हीट अवशोषित ऊष्मा, इवॉल्व हीट उत्सर्जित ऊष्मा, चेंज इन हीट ऊष्मीय परिवर्तन, और चेंज इन एंथैल्पी, एंथैल्पी में परिवर्तन। ये तो मैं हीट या एंथैल्पी वर्ड का मीनिंग जो था वो बता रहा था। उससे पहले क्या लिखा हुआ है, रिएक्शन, अभिक्रिया। रिएक्शन का मतलब मालूम है, किसी भी रिएक्टेंट का कंप्लीटली किसमें कन्वर्ट हो जाना, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाना। जब कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो इस पूरी केमिकल रिएक्शंस के कंप्लीट होने पर, किसी अभिक्रिया के संपन्न होने पर, मतलब क्रियाकारक के पूर्ण रूप से किसमें परिवर्तित होने पर, उत्पाद में परिवर्तित होने पर, जब रिएक्टेंट कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, जब क्रियाकारक पूर्ण रूप से उत्पाद में परिवर्तित हो जाएंगे, उस एक रिएक्शन के कंप्लीट होने पर जितनी हीट इवॉल्व हुई या जितनी हीट एब्जॉर्ब हुई, या ये ना कहना हो तो जितना ही चेंज इन हीट, मतलब जितना ऊष्मीय परिवर्तन हुआ या जितना एंथैल्पी में चेंजेस हुआ, उसी को कहा जाएगा हीट ऑफ रिएक्शन। हीट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की ऊष्मा। लिखिएगा, when one mole when one mole of when one mole of reactant 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 completely 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 convert into 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 product completely convert into product completely convert into product
completely converting to product. During this process, total amount of heat during this process total amount of heat during this process total amount of heat total amount of heat total amount of heat total amount of heat which is evolved or absorbed 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 is called heat of reaction 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 is called heat of reaction. पैराग्राफ चेंज करके लिखें. In other words, when reactants are completely in other words, when reactants are completely convert into product reactants are completely convert into product at constant temperature and pressure at constant temperature and pressure enthalpy changes is called enthalpy of reaction हिंदी में लिखें. किसी रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण रूप से संपन्न होने पर किसी रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण रूप से संपन्न होने अर्थात क्रियाकारक के उत्पाद में अर्थात क्रियाकारक के उत्पाद में परिवर्तित होने अर्थात क्रियाकारक के उत्पाद में परिवर्तित होने पर जितनी ऊष्मा उत्सर्जित या अवशोषित होती है जितनी ऊष्मा उत्सर्जित या अवशोषित होती है अर्थात जितना एंथैल्पी में परिवर्तन होता है उसे अभिक्रिया की ऊष्मा कहा जाता है. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन 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 अभिक्रिया की ऊष्मा के प्रकार टाइप्स ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की ऊष्मा के प्रकार. अब जितने भी टाइप्स ऑफ हीट ऑफ रिएक्शंस की आप स्टडी करेंगे अभिक्रिया के ऊष्मा के प्रकार पर जो था वो बात करेंगे. हर एक में हीट के या एंथैल्पी के
वही मीनिंग होंगे, है ना, जो मैंने अभी आपको कहा, एब्जॉर्ब, इवॉल्व या चेंजेस, है ना, अवशोषित, उत्सर्जित या परिवर्तन, ये तीनों जो था वो यूज कर सकते हैं, आपकी जो मर्जी। अब हाँ, उत्सर्जित अवशोषित देखना पड़ता है कि उस प्रोसेस में क्या हो रहा है। जहां पर हमें खुद नहीं पता होता कि उस प्रोसेस में क्या हो रहा है, तो आपको दोनों बातें कहना पड़ती हैं। और जहां पर कंफर्म होता है कि उत्सर्जित होगी या अवशोषित होगी, इवॉल्व होगी या एब्जॉर्ब होगी, तो आपको वो कंफर्म बात ही जो था वो कहना पड़ेगी। इसमें फर्स्ट है हीट ऑफ फॉर्मेशन, संभवन ऊष्मा, हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन, संभवन ऊष्मा। अब यहाँ पर फिर हीट वर्ड है, तो हमें केवल किसका मतलब समझना है, फॉर्मेशन। फॉर्मेशन, किसी भी कंपाउंड, किसी भी यौगिक, किसी भी मॉलिक्यूल की बात की जाए, जैसे यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है NaCl, इस मॉलिक्यूल के उसके एटम्स के, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट से, उसके घटकों से बनने के प्रोसेस में, तो NaCl कब बनेगा, जब Na और Cl आपस में रिएक्ट करेंगे। तो Na और Cl ने आपस में रिएक्ट किया और क्या बनाया, NaCl। मतलब किसी भी मॉलिक्यूल के, किसी भी कंपाउंड के, किसी भी यौगिक के, किसी भी अणु के, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से, उसके जो भी कहें आप, एटम कह दें, मॉलिक्यूल, जिससे भी वो मिलकर बना, है ना, उससे मिलके बनने के प्रोसेस में जितने, अब ये नहीं पता है, दोनों तरह की रिएक्शंस होती हैं, एक्सोथर्मिक भी होती है, एंडोथर्मिक भी होती है, ऊष्मा क्षेपी भी होती है, ऊष्मा शोषी भी होती है। इसलिए हीट ऑफ फॉर्मेशन में आपको दोनों बातें कहना पड़ेंगी कि किसी के बनने में हीट इवॉल्व भी हो सकती है और एब्जॉर्ब भी जो था वो हो सकती है, तो दोनों बातें कहना पड़ेंगी। तो किसी मॉलिक्यूल के, उसके कंपोनेंट से बनने के प्रोसेस में, फॉर्मेशन के प्रोसेस में जितनी हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब होती है, जितना एंथैल्पी चेंजेस होता है, उसे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या हीट ऑफ फॉर्मेशन कहा जाता है। जब आप इसके बाद इस पर न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करेंगे, तो आपको जिसकी भी हीट ऑफ फॉर्मेशन पता करने को कहा जाएगा, जैसे उन्होंने कहा कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब आपको जब भी इस तरह के न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट होंगे, करेंगे हम उस पर, लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही होता है, तो उस वर्ड का मीनिंग समझे आप कि आपसे क्या कहा जा रहा है। वो कह रहा है कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो एक आपको इक्वेशन जो था वो जनरेट करना आना चाहिए, एक रिएक्शन आपको जनरेट करना आना चाहिए। जो उसने कहा, उसने क्या बनाने का कहा, CO2, फॉर्मेशन ऑफ CO2, तो आपको पता होना चाहिए कि CO2 कैसा बना, C+O2 टेंड्स टू CO2, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन जब आपस में कंबाइन होंगे, उस प्रोसेस में जितनी हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब होगी, उसी को कहा जाएगा क्या, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। ये एक बात बता रहा था, तो जब भी हीट ऑफ फॉर्मेशन की जिसकी भी बात की जाएगी, आपको उसका फॉर्मेशन जो था वो पता होना चाहिए। लिखिएगा, heat of formation, heat of formation, heat of formation, heat of formation, heat of formation is the total amount of heat, heat of formation is the total amount of heat, heat of formation is the total amount of heat, heat of formation is the total amount of heat, heat of formation is the total amount, heat of formation is the total amount of heat, is the total amount of heat, is the total amount of heat which is evolved, which is evolved, which is evolved, which is evolved, which is evolved or absorbed, which is evolved or absorbed, which is evolved or absorbed, which is evolved, which is evolved or absorbed, which is evolved or absorbed during the formation, 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 during the formation of, during the formation of, during the formation of 1 mole, during the formation of 1 mole molecule, 1 mole molecule, 1 mole molecule from its elements, from its elements, from its elements, from
its elements from its elements, अगर समझ में क्या कहा, हालांकि वो अमाउंट एब्जॉर्ब या एवॉल्व हीट है जो 1 मोल मॉलिक्यूल के उसके एलिमेंट से बनने के प्रोसेस में एवॉल्व या क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, उसको क्या कहा गया, हीट ऑफ फॉर्मेशन, या फिर इसी को क्या कह सकते थे, मैंने बोला हीट ऑफ फॉर्मेशन, एग्जामिनर आपसे कह सकता है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। हिंदी में लिख लें, किसी एक मोल यौगिक का उसके अवयवी तत्वों, किसी एक मोल यौगिक का उसके अवयवी तत्वों, किसी एक मोल यौगिक का उसके अवयवी तत्वों, किसी एक मोल यौगिक का उसके अवयवी तत्वों से बनने के प्रक्रम में, किसी एक मोल यौगिक का उसके अवयवी तत्वों से बनने के प्रक्रम में, किसी एक मोल यौगिक का उसके अवयवी तत्वों से बनने के प्रक्रम में, किसी एक मोल यौगिक का उसके अवयवी तत्वों से बनने के प्रक्रम में, उसके अवयवी तत्वों से बनने के प्रक्रम में जितनी ऊष्मा उत्सर्जित या अवशोषित होती है, जितनी ऊष्मा उत्सर्जित या अवशोषित होती है, जितनी ऊष्मा उत्सर्जित या अवशोषित होती है, जितनी ऊष्मा उत्सर्जित, जितनी ऊष्मा उत्सर्जित या अवशोषित होती है, जितनी ऊष्मा उत्सर्जित या अवशोषित होती है, जितनी ऊष्मा उत्सर्जित या अवशोषित होती है, उसे संभवन ऊष्मा कहा जाता है, उसे संभवन ऊष्मा कहा जाता है, उसे संभवन ऊष्मा कहा जाता है। नेक्स्ट है सेकेंड, हीट ऑफ कंबंशन, दहन ऊष्मा, हीट ऑफ कंबंशन, दहन ऊष्मा, हीट ऑफ कंबंशन, दहन ऊष्मा, और करके लिखें एंथैल्पी ऑफ कंबंशन, एंथैल्पी ऑफ कंबंशन, एंथैल्पी ऑफ कंबंशन, हिंदी में दहन की एंथैल्पी, दहन की एंथैल्पी। अब कंबंशन की बात की जा रही है, बर्निंग की बात की जा रही है, बर्निंग दहन अलग की बात की जा रही है, और आपको मालूम है कि जब किसी सब्सटेंस की बर्निंग होगी, जब दहन होगा तो 100% हीट जो था वो क्या होगी, एवॉल्व ही होगी, ऊष्मा जो थी वो उत्सर्जित होगी। तो यहाँ पर हम दोनों बातें नहीं करेंगे, हाँ बस मतलब दोनों इवॉल्व और एब्जॉर्ब दोनों नहीं कहेंगे, केवल क्या कहेंगे, एवॉल्व हीट कहेंगे, उत्सर्जित ऊष्मा कहेंगे। हाँ चेंज इन एंथैल्पी जरूर कह सकते हैं आप, चेंज इन एंथैल्पी कह सकते हैं, एंथैल्पी में परिवर्तन जरूर कह सकते हैं, क्योंकि जब इवॉल्व होगा तो उसकी टोटल एनर्जी में क्या आएगा, चेंजेस जो था वो जरूर आएगा, परिवर्तन जो था वो जरूर आएगा। अब तो कंबंशन का मतलब तो सिंपल एक तो यही कह सकते हैं, कोई एक मोल सब्सटेंस लें, यहाँ पर हम क्वांटिटी फिक्स ले रहे हैं, जब डिफाइन किया जाता है तो परिभाषा जब दी जाती है तो पदार्थ की मात्रा जो था फिक्स्ड ली जाती है, इसलिए मैं 1 मोल वर्ड जो था वो बार बार यूज कर रहा हूँ। तो डेफिनेशन देते टाइम अमाउंट जो था वो फिक्स्ड लिया जाता है, इसलिए यहाँ पर क्वांटिटी फिक्स रखी गई 1 मोल। तो अब 1 मोल सब्सटेंस का हम क्या करें, कंबंशन करें, उसको उसका कंबंशन करें, उसकी बर्निंग करें, उसका दहन करें, और दहन करने पर, बर्निंग करने पर, कंबंशन करने पर जितनी हीट इवॉल्व होगी वो अमाउंट ऑफ हीट ही जो था वो क्या कहलाएगा, हीट ऑफ कंबंशन जो था वो कहलाएगा। अगर साइंस में, केमिस्ट्री के अंदर जिसको आप सिंपल कंबंशन कह रहे हैं, दहन कह रहे हैं, अगर कोई नाम देना चाहे तो आप उसको ऑक्सीडेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि जब जब साइंस में आपसे कंबंशन करने को कहा जाता है, दहन करने को कहा जाता है, उसका एक मतलब होता है एक्शन विथ एयर। एक्शन विथ एयर मतलब किसके साथ रिएक्शन करो, O2 के साथ रिएक्शन। कंबंशन होता है एक्शन विथ एयर, एयर मतलब मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, O2 के साथ रिएक्शन। तो आप जहां पर बर्निंग वर्ड इस्तेमाल करोगे, जहां पर आप कंबंशन शब्द इस्तेमाल करोगे, जहां पर आप दहन शब्द इस्तेमाल करोगे, आप चाहे तो उधर पर आप ऑक्सीडाइज वर्ड, ऑक्सीडेशन वर्ड भी जो था क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो एक डेफिनेशन कंबंशन के बेसिस पर दी जा सकती है, और दूसरा ऑक्सीडेशन के बेसिस, ऑक्सीकरण के आधार पर जो था वो दी जा सकती है। लिखना देखिएगा, हीट ऑफ कंबंशन, heat of convention is the amount of, 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 heat of convention is the, heat of convention
is the amount of is the amount of is the amount of is the amount of heat 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 which is evolved which is evolved which is evolved which is evolved when one mole substance when one mole substance when one mole substance when one mole substance is completely 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 burned when one mole substance is completely burned पैराग्राफ चेंज करके लिखेगा पैराग्राफ चेंज करके लिखें इन अदर वर्ड्स heat of combustion in other words heat of combustion is the change in enthalpy in other words heat of combustion in other words heat of combustion in other words heat of combustion is the change in enthalpy is the change in enthalpy is the change in enthalpy when one mole substance is completely oxidized 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 हिंदी में लिखना किसी एक मोल पदार्थ का पूर्ण रूप से दहन किसी एक मोल पदार्थ का पूर्ण रूप से दहन किसी एक मोल पदार्थ का पूर्ण रूप से दहन किसी एक मोल पदार्थ का पूर्ण रूप से दहन अथवा ऑक्सीकरण होने पर किसी एक मोल पदार्थ का पूर्ण रूप से दहन अथवा ऑक्सीकरण होने पर किसी एक मोल पदार्थ का पूर्ण रूप से दहन अथवा ऑक्सीकरण होने पर पूर्ण रूप से दहन अथवा ऑक्सीकरण होने पर जितनी ऊष्मा उत्सर्जित होती है 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 अथवा जितना एंथैल्पी में परिवर्तन होता 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 है उसे एंथैल्पी में परिवर्तन होता है उसे दहन ऊष्मा कहा जाता है उसे दहन ऊष्मा कहा जाता है उसे दहन ऊष्मा कहा जाता है नेक्स्ट है हीट ऑफ वेपोराइजेशन हीट ऑफ वेपोराइजेशन हीट ऑफ वेपोराइजेशन वाष्पन की ऊष्मा हीट ऑफ वेपोराइजेशन वाष्पन की ऊष्मा हीट ऑफ वेपोराइजेशन वाष्पन की ऊष्मा हीट का वही मतलब है तीन मीनिंग है ना एक एब्जॉर्ब इवॉल्व और चेंजेस है ना तीनों मीनिंग यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो आप एब्जॉर्ब भी और इवॉल्व भी उत्सर्जित भी और अवशोषित भी और तीसरा परिवर्तन वेपोराइजेशन का सिंपल मीनिंग जब पढ़ते टाइम आप एक्सप्लेन करते हैं जब आप डिफाइन करते हैं तो वेपोराइजेशन का मतलब अगर थर्मोडायनेमिक में ना पढ़ा जाए वेपोराइजेशन एनर्जी के बेसिस पे ना पढ़ा जाए तो वेपोराइजेशन का मतलब है किसी भी सब्सटेंस का लिक्विड से किसमें कन्वर्ट होना वेपर के अंदर कन्वर्ट होना द्रव का वाष्प में परिवर्तित होना क्या कहलाता है वेपोराइजेशन लेकिन जब चेंज इन एनर्जी के बेसिस पर पढ़ा जाता है चेंज इन एंथैल्पी के बेसिस पर स्टडी की जाता है तो लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना और वेपर से लिक्विड में दोबारा कन्वर्ट होना ये दोनों ही जो था वो एक ही प्रोसेस के अंदर इसमें जो चेंजेस आएगा हीट इवॉल्व होगी जब लिक्विड से
वेपर बनेगा, है ना, तो हीट एब्जॉर्ब होगी, और वेपर से जब लिक्विड बनेगा तो हीट जो था वो इवॉल्व होगी, तो दोनों प्रोसेस जो था वो इंक्लूड हो जाते हैं। तो वे लिक्विड का वेपर में और वेपर का लिक्विड में कन्वर्ट होने, दोनों के प्रोसेस के अंदर जो चेंज इन एंथैल्पी होगा, चेंज इन हीट होगा, जो इवॉल्व होगा या एब्जॉर्ब होगा, उसी को क्या कहा गया, हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसका मतलब जब आप थर्मोडायनेमिक में वेपोराइजेशन पढ़े चेंज इन एंथैल्पी के बेसिस पर, तो दोनों बातें इंक्लूड करना पड़ेगी, लिक्विड से वेपर और वेपर से लिक्विड में कन्वर्जन। लिखिएगा when 1 mole of या heat of vapor, ऐसे ये लिखें, एक ही पैटर्न रखें, heat of vaporization, heat of vaporization, heat of vaporization, heat of vaporization is the total amount of heat, heat of vaporization is the total amount of heat, heat of vaporization is the total amount of heat, 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 is the total amount of, is the total amount of heat which is evolved or absorbed, 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 which is evolved or absorbed when 1 mole, when one mole of substance, when 1 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 mole of substance convert, 1 mole of substance convert, when 1 mole of substance convert from liquid state to gaseous state, convert from liquid state to, from liquid state to gaseous state, from liquid state to gaseous state, from liquid state to gaseous state, from liquid state, from liquid state to gaseous state, or gaseous state, or gaseous state, or gaseous state, or gaseous state to liquid state, or gaseous state to liquid state, or gaseous state to liquid state। तो दोनों बातें इसमें लिखिएगा, हिंदी में लिखें, किसी एक मोल पदार्थ का, 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 किसी एक मोल, किसी एक मोल पदार्थ का, किसी एक मोल पदार्थ का द्रव से गैसीय अवस्था, द्रव से गैसीय अवस्था, द्रव से गैसीय अवस्था, द्रव से गैसीय अवस्था, द्रव से गैसीय अवस्था अथवा गैसीय अवस्था से, अथवा गैसीय अवस्था से, अथवा गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन होने पर, अथवा गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन होने पर, अथवा गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था, अथवा गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होने पर, अथवा गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होने पर जितनी ऊष्मा उत्सर्जित या अवशोषित होती है, जितनी ऊष्मा उत्सर्जित या अवशोषित होती है, जितनी ऊष्मा उत्सर्जित या अवशोषित होती है, उसे वाष्पन की ऊष्मा कहा जाता है, या उसे वाष्पीकरण ऊष्मा कहा जाता है, उसे वाष्पीकरण ऊष्मा कहा जाता है, उसे वाष्पीकरण ऊष्मा कहा जाता है। नेक्स्ट है हीट ऑफ सब्लिमेशन, हीट ऑफ सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन की ऊष्मा, हीट ऑफ सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन की ऊष्मा, हीट ऑफ सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन की ऊष्मा, हीट ऑफ सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन की ऊष्मा। सब्लिमेशन किसे कहा जाता है? वैसे एक नॉर्मल प्रोसेस की बात करें तो कोई भी सब्सटेंस जब सॉलिड स्टेट में होता है तो अगर उसको वेपर में कन्वर्ट करना है तो सॉलिड से पहले वो किसमें कन्वर्ट होगा? लिक्विड में, और लिक्विड दोबारा किसमें? फिर लिक्विड जो था वो गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होता है, वेपर में जो था वो कन्वर्ट होता है। लेकिन कुछ सब्सटेंस
जैसे अगर बेंजीन की बात करें, नेफ्थलीन की बात करें, कपूर एक सब्सटेंस होता है, वो देखा हुआ है आपका, है ना। तो कपूर जो घर में आप देखिएगा वो कभी लिक्विड नहीं बनता, जब आप उसको गर्म करेंगे तो वो डायरेक्ट जो था वो किसमें कन्वर्ट होता है, वेपर में जो था वो कन्वर्ट होता है। तो उसी की बात कर रहा हूँ। तो उसमें बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं ऐसे, जैसे कपूर तो है वो देखा हुआ आपका, बेंजीन भी यही करता है, नेफ्थलीन भी जो था वो यही करता है। तो कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो सॉलिड से डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट होते हैं, गैसेज स्टेट में कन्वर्ट जो था वो हो जाते हैं। तो सॉलिड से डायरेक्ट गैसेज स्टेट में कन्वर्ट होने के प्रोसेस में जितनी हीट एब्जॉर्ब होगी, क्योंकि जब सॉलिड से कोई गैस में कन्वर्ट होगा तो केवल हीट क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, अवशोषित होगी। जितनी हीट एब्जॉर्ब होगी उसी को कहा जाएगा हीट ऑफ सब्लिमेशन। लिखना, हीट ऑफ सब्लिमेशन इज द अमाउंट ऑफ हीट ऑफ सब्लिमेशन, हीट ऑफ सब्लिमेशन, heat of sublimation, heat of sublimation is the amount of heat, 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 is the amount of heat which is the amount of heat which is which is which is which is which is absorbed, which is absorbed, which is absorbed, which is absorbed when one mole of substance when one mole of substance convert when one mole of substance convert when one mole of substance convert when one mole of substance when one mole of substance convert from solid state to vapor state, when one mole of substance convert from solid state when from solid state to vapor state, when solid state to vapor state। हिंदी में, किसी एक मोल पदार्थ का ठोस अवस्था से 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 गैसीय अवस्था में परिवर्तन होने पर किसी एक मोल पदार्थ का ठोस अवस्था से किसी एक मोल पदार्थ का ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन होने पर गैसीय अवस्था में परिवर्तन होने पर गैसीय अवस्था में परिवर्तन होने पर जितनी ऊष्मा अवशोषित होती है जितनी ऊष्मा अवशोषित होती है जितनी ऊष्मा अवशोषित होती है उसे ऊर्ध्वपातन की ऊष्मा कहा जाता है। 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 नेक्स्ट है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, उदासीनीकरण की ऊष्मा, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, उदासीनीकरण की ऊष्मा, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, उदासीनीकरण की ऊष्मा। न्यूट्रलाइजेशन किसे कहा जाता है? जब एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो जब एसिड और बेस को सेम क्वांटिटी के अंदर समान मात्रा में मिक्स किया जाता है तो साल्ट बनते हैं। एक्चुअल में जब साइंस में, केमिस्ट्री में एसिड और बेस आपस में कंबाइन होते हैं तो वहां से वाटर जो था वो रिलीज होता है। तो जब अम्ल और क्षार आपस में मिलते हैं तो वहां वाटर जो था वो प्रोड्यूस होता है। वहां पर वाटर जो था वो प्रोड्यूस होगा, जल जो था वो उत्पन्न होगा। वो जो वाटर प्रोड्यूस होता है वो एसिड की एसिडिटी को और बेस की बेसिसिटी को, अम्ल की अम्लीयता को और क्षार की क्षारकता को कम करता जाता है और इतना कम कर देता है कि उन्हें न्यूट्रल बना देता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहा गया? न्यूट्रलाइजेशन। मतलब एसिड अपनी एसिडिटी खो देता है, अम्ल अपनी अम्लीयता खो देता है और क्षार अपनी क्षारकता, बेस अपनी बेसिसिटी जो था वो खो देता है। और ऐसा क्यों होता है कि जब एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो वहां से क्या प्रोड्यूस होता है? वाटर। और वाटर उस सब्सटेंस को क्या करता जाता है? न्यूट्रल, उदासीन जो था वो करता जाता है। तो जब सेम क्वांटिटी में, समान मात्रा में
एसिड और बेस को आपस में मिक्स किया जाता है, और जब सेम क्वांटिटी में एसिड और बेस को मिक्स किया जाता है तो इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को, इस रिएक्शन को कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन। और इस प्रोसेस में अब दोनों प्रोसेस, ये रिएक्शन है, इसमें दोनों बातें हो सकते हैं, इवॉल्व भी और एब्जॉर्ब भी। तो जितनी ऊष्मा उत्सर्जित या अवशोषित, इवॉल्व या एब्जॉर्ब होगी, उसको कहा जाएगा हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। देखना, when 1 gram equivalent एसिड को मापने की यूनिट है ग्राम इक्विवेलेंट। when 1 gram equivalent acid 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 reacts with when 1 gram equivalent acid reacts with 1 gram equivalent base, when 1 gram equivalent acid reacts with 1 gram equivalent base, 1 gram equivalent base, 1 gram equivalent base, 1 gram equivalent base, then salt is formed, then salt is formed during this neutralization amount of heat which is evolved during this neutralization, amount of heat which is evolved or absorbed is called heat of neutralization, 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 is called heat of neutralization। हिंदी में, जब 1 ग्राम तुल्यांकी अम्ल एवं 1 ग्राम तुल्यांकी क्षार को, जब 1 ग्राम तुल्यांकी अम्ल एवं 1 ग्राम तुल्यांकी क्षार को, जब 1 ग्राम तुल्यांकी अम्ल एवं 1 ग्राम पर मिश्रित किया जाए, जब 1 ग्राम अम्ल की क्षार को परस्पर किया जाता है, परस्पर मिश्रित किया जाता है। जितनी उत्सर्जित अवशोषित है उतनी ऊष्मा अवशोषित है, जितनी ऊष्मा उत्सर्जित या अवशोषित होती है उसे उदासीनीकरण की ऊष्मा कहा जाता है, उसे उदासीनीकरण की ऊष्मा कहा जाता है, उसे उदासीनीकरण की ऊष्मा कहा जाता है, उसे उदासीनीकरण की ऊष्मा कहा जाता है। नेक्स्ट है संक्रमण की एंथैल्पी, हीट ऑफ ट्रांजिशन भी बोल सकते हैं, हीट ऑफ ट्रांजिशन या एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। हीट ऑफ ट्रांजिशन, संक्रमण की एंथैल्पी या एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। हीट ऑफ ट्रांजिशन का मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होना। तो जब कोई एक क्रिस्टलीय सब्सटेंस, एक पदार्थ का क्रिस्टलाइन सब्सटेंस जानते हैं जिसका एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर होता है, तो कोई भी जब एक क्रिस्टलाइन सब्सटेंस जो था अपने किसी दूसरे क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट होता है, जैसे आपको मालूम है कि डायमंड और ग्रेफाइट की अगर बात करूं तो दोनों एक ही के कार्बन के ही एल्ट्रॉप्स हैं, कार्बन के ही जो था वो रूप है। तो अगर मान लीजिए डायमंड ग्रेफाइट में, या फिर कहो कि ग्रेफाइट किस में कन्वर्ट हो रहा हो, डायमंड में, तो हम इसको कहेंगे ट्रांजिशनल। इस प्रोसेस के अंदर जितनी हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब होगी उसको कहा जाएगा हीट ऑफ
ट्रांजिशन मतलब किसी भी एक क्रिस्टलाइन फॉर्म का किसी दूसरे क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट होना, एक क्रिस्टलीय रूप का किसी दूसरे क्रिस्टलीय रूप में परिवर्तित होना क्या कहलाएगा? हेट ऑफ ट्रांजिशन लिखना। when one mole of crystalline substance 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 convert into another form of convert into another form of convert into another form of when one mole of crystalline substance convert into another form of crystalline substance another form of crystalline substance another form of crystalline substance convert into another form of crystalline substance another form of crystalline substance during this process change in enthalpy during this process change in enthalpy during this process इसमें दोनों शामिल हो गए। during this process change in enthalpy 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 change in enthalpy is called during this process change in enthalpy is called heat of transition during this process change in enthalpy is called heat of transition हिंदी में लिख रहे हैं किसी एक मोल क्रिस्टलीय पदार्थ का किसी एक मोल क्रिस्टलीय पदार्थ का किसी एक मोल क्रिस्टलीय पदार्थ का अनक्रिस्टलीय रूप में परिवर्तन होने पर किसी एक मोल क्रिस्टलीय पदार्थ का किसी अनक्रिस्टलीय रूप परिवर्तन होने पर किसी एक मोल क्रिस्टलीय पदार्थ का किसी अन्य क्रिस्टलीय रूप में परिवर्तन होने पर 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 जितनी ऊष्मा उत्सर्जित या अवशोषित होती है जितनी ऊष्मा उत्सर्जित या अवशोषित होती है जितनी ऊष्मा उत्सर्जित या अवशोषित होती है उसे संक्रमण एंथैल्पी कहा जाता है उसे संक्रमण एंथैल्पी कहा जाता है उसे संक्रमण एंथैल्पी कहा जाता है। अलग अलग हीट ऑफ रिएक्शंस और उसके टाइप्स अपना लिखिएगा। नेक्स्ट हेडिंग एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का अनुप्रयोग एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का अनुप्रयोग 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 एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक और करके लिखें हेंस लॉ हिंदी में क्यों लिखते हैं मुझे भी समझ में नहीं आता। वो हेस है लेकिन कई बार हिंदी बुक्स आप जो देखेंगे ऊपर हिंदी जो था वो दिख जाएगी, वो हेंस नियम है। वो हेंस लिखा मिले तब भी आप यही समझना। हेंस नियम, हेंस लॉ, ये क्या है? हेंस करके जो साइंटिस्ट हुए उनके अकॉर्डिंग कोई भी केमिकल रिएक्शन की बात की जाए, उस केमिकल रिएक्शन को किसी भी मेथड से कराई जाए या कितने ही स्टेप में कराया जाए, मतलब एक ही काम कर रहे हैं हम, काम करने के तरीके अलग अलग है। उनका कहना है कि आप दुनिया का कोई काम करो, अगर एक ही काम को कुछ लोग अलग अलग कर रहे हैं लेकिन उस काम को करने में जो एनर्जी कंजम्पशन है, जो एनर्जी इवॉल्व या एब्जॉर्ब होती है वो सेम होगी, चाहे एक तरीके से किया जाए या उसका मेथड जो था वो चेंज कर दिया जाए। कोई इसको एक स्टेप में कंप्लीट कर ले या सेवरल स्टेप एक से अधिक पदों में संपन्न कर ले, उससे कोई इफेक्ट नहीं होता।
इस लॉ को जो था वो क्या कहा गया, हेंस लॉ जो था वो कहा गया। जैसे मान लीजिए एक रिएक्शन है, एक सिंपल रिएक्शन, एक अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में ए कन्वर्ट होता है किसके अंदर, जेड के अंदर। ए कन्वर्ट हो रहा है जेड, इसमें कुछ ना कुछ एंथैल्पी चेंज हुआ होगा, एंथैल्पी में परिवर्तन हुआ होगा, वो हमें नहीं मालूम कि एब्जॉर्ब या इवॉल्व हुआ, तो हम लिख देते हैं चेंज इन एंथैल्पी। किससे शो करेंगे, डेल्टा एच। मान लीजिए ये कितना हुआ, क्यू, मतलब एक रिएक्शन हुई ए से जेड, तो उसमें जो एंथैल्पी चेंजेस आया वो कितना था, क्यू। अब मेथड में चेंज कर रहा हूँ, रिएक्शन वही रखी लेकिन मेथड क्या कर दिया, चेंज। वही सेम रिएक्शन है, वही अभिक्रिया है, मेथड जो था वो चेंज कर दिया। अब क्या हो रहा है, ए रिएक्ट कर रहा है, ए हो जो है रिएक्टेंट, यहाँ पर भी वही था, ए कन्वर्ट हो रहा है बी, ये था। अब इसमें एंथैल्पी चेंज जो हुआ वो मान लीजिए Q1 है, अब बी कन्वर्ट हुआ सी में, इसमें एंथैल्पी चेंज जो था वो Q2 है, और फिर सी कन्वर्ट हुआ Z में, यहाँ पर एंथैल्पी चेंजेस जो है वो Q3 है। वही रिएक्शन है, ये दो अलग अलग मेथड है। इसमें ये रिएक्शन सिंगल स्टेप में हुई और इसमें एंथैल्पी चेंजेस जो था वो कितना था, Q। उसी रिएक्शन को हमने 3 स्टेप में कंप्लीट कराया, ए से बी, बी से सी, सी से जेड, 3 स्टेप, तीनों में अलग अलग स्टेप था। अब उनका कहना यह है कि दो अलग अलग तरह से रिएक्शन अटेम्प्ट करी, लेकिन जो एंथैल्पी चेंजेस होगा वो सेम होगा। कि मान लीजिए अगर इसकी कुल वैल्यू जो थी वो 100 थी, तो आप इसमें कितने और स्टेप कर लें, लेकिन टोटल सम जो था वो कितना आएगा, जैसे मान लो 20, ये 30, ये प्लस करेंगे तो ये आएगा। अगर ये कर दें तो क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 लिखेगा। लिखना, hence put forward a law on the basis of hence put forward a law on the basis of hence put forward a law on the basis of when, क्या लिखा, hence put forward a law on the basis of first, क्या यही लिखा था ना, hence put forward a law on the basis of first law of thermodynamics, on the basis of first law of thermodynamics, hence put forward a law on the basis of first law of thermodynamics, on the basis of first law of thermodynamics, on the basis of first law of thermodynamics, which is called Hence law, which is called Hence law, which is called Hence law, which is called Hence law। पैराग्राफ चेंज करके लिखें, when a chemical reaction take place in one step, when a chemical reaction take place in one step, when a chemical reaction take place in one step, when a chemical reaction take place in one step or several step when a chemical reaction take place in one step or several step during the chemical changes during the chemical changes absorb or evolved heat during the chemical changes absorb or evolved heat is constant, absorb or evolved heat is constant, मतलब कांस्टेंट रहने वाली। ये 100 थी, ये भी क्या रहेगी 100, उसमें कोई चेंज। ये हिंदी में लिखें, ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम के आधार पर
ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के आधार पर ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के आधार पर ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के आधार पर ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के आधार पर ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के आधार पर ऊष्मागतिकी के ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के आधार पर ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के आधार पर हेंस ने एक नियम प्रतिपादित किया प्रतिपादित किया जिसे हेंस का नियम कहा जाता है जिसे हेंस का नियम कहा जाता है जिसे हेंस का नियम कहा जाता है जिसे हेंस का नियम कहा जाता है। इस नियम के अनुसार जिसे हेंस का नियम कहा जाता है, इस नियम के अनुसार यदि कोई रासायनिक क्रिया इस नियम के अनुसार यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया एक पद अथवा एक से अधिक पदों में संपन्न कराई जाती है एक पद अथवा एक से अधिक पदों में संपन्न कराई जाती है एक पद अथवा एक से अधिक पदों में संपन्न कराई जाती है एक पद अथवा एक से अधिक पदों में संपन्न कराई जाती है। संपूर्ण रासायनिक परिवर्तन में उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा का मान एक समान रहता है। संपूर्ण रासायनिक परिवर्तन में उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा का मान एक समान होता है। उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा का मान एक समान होता है। यह था। इसी पे कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे, एक या दो क्लास में ये फिनिश हो जाएगा। थर्मोडायनेमिक्स जो था नेक्स्ट थर्सडे और सैटरडे जो था वो आपको ऑफ रहेगा। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जो था वो ऑफ रहेंगे। सारी ब्रांचेस पे जो था 11 की क्लास जो था वो ऑफ रहेगी थर्सडे और सैटरडे की क्लास जो था। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास आपकी जैसे रहती है वैसे ही रहेगी।